हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन। अब तक हम 6, 7, 8, 9, 10 का जो पॉलिटी है वह कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने स्टार्ट किया है। देखो क्लास 11 में 2 एनसीईआरटीज है। एक तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो इम्पोर्टेंट देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको समझाया गया है। जब हम ये सभी थ्योरीज को समझ जाते हैं, उसके बाद जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हमारी सोशल वैल्यूज से रिलेटेड चीजों को समझेंगे, तब हमें आसानी हो जाती है। इसलिए पहले हम क्या कवर करेंगे? पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। देन सेकंड हम कवर करेंगे इस बुक के खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें जो है आपके 10 चैप्टर्स है। तो टोटल देखो 8 चैप्टर्स आपके पॉलिटिकल थ्योरी में है और 10 चैप्टर्स ये, तो टोटल 18 चैप्टर्स हमें, या 18 टॉपिक कह लीजिए, जो कि हमें क्लास 11 में पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी और आज होगा चैप्टर 1 एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। और बाकी जो देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आपका ओल्ड वाला जो वर्जन था, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चूंकि लेटेस्ट जो 2023 में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी अपडेट होकर आई हैं, उसमें आपके 1 सेकंड फ्रीडम, 3rd इक्वालिटी, 4 सोशल जस्टिस, 5 राइट्स, 6 सिटीजनशिप, 7 नेशनलिज्म एंड 8 सेकुलरिज्म है। बट पीस एंड डेवलपमेंट जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। ओल्ड वाले वर्जन से अगर बच्चों आप पढ़ेंगे, वैसे मेरे पास भी जो हार्ड कॉपी है वह ओल्ड वाला है, बट इसमें पीस एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। न्यू वाला अगर आप खरीदेंगे तो उसमें केवल आपको जो है वह 8 चैप्टर्स मिलेंगे, यानी फ्रीडम, इंट्रोडक्शन आज हम देख लेंगे, उसके बाद फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। क्लियर? चलिए तो शुरू करेंगे आज की क्लास को, जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। चलिए, बुक को पढ़ने से पहले आखिर पढ़ते क्यों हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले कि हमें पढ़ना क्यों है, इस वाई को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया गया है कि आपको पूरा जो बेसिक है, फाउंडेशन है, किसी भी सब्जेक्ट का वह कवर कराया जाएगा। और एटलीस्ट यूपीएससी के लिए जो भी आपको बेसिक्स पढ़ने की जरूरत है, जो भी फाउंडेशन करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपकी इस फाउंडेशन चैनल पर कवर करेंगे। और 6 to 10 अगर स्टूडेंट हो जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली ये सभी क्लासेस की हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किया है, क्योंकि हमने केवल एनसीईआरटीज नहीं देखा, एनसीईआरटीज के बियॉन्ड कितना कुछ सिलेबस है, उस सभी को समझने की कोशिश की है यूपीएससी के पीटी एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको इन क्लासेस से बहुत बेनिफिट हुआ होगा एंड आपका जो फाउंडेशन है वह डेफिनेटली मजबूत हुआ होगा। आगे भी इसी तरीके से आप जो स्टडी है वह हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। 11th 12th के जो आपके टॉपिक्स होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है। अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक है हमें समझ आ रहा है, देन 11 12 कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आप चाहें तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक्स है उसको भी कर सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, हमें केवल इसमें जो है वह 4 बातों को समझना है। इंट्रोडक्शन है, छोटी क्लास होगी, है ना, बड़ी क्लास नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। What is politics? सेकेंड हम इसमें बात करेंगे what do we study in political theory? What do we study? What do we study in political theory? राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड हम इसमें देखेंगे पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, व्यवहार में उतारना राजनीतिक सिद्धांतों को। और लास्ट हम देखेंगे व्हाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो देखो यहां पर कहीं कहीं शॉर्ट में मैं पी और टी लिख दूंगी, समझ जाओगे ना। इससे यूपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट मत समझना, यहाँ पर ये पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हम पीटी यूज करेंगे। अच्छा देखो, सो यहाँ पर हमें 4 बातें समझनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि आखिर हमारे लिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है, एक इंट्रोडक्शन है ना, शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि
हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और हम यूनिक हैं। किस चीज़ में हम यूनिक हैं? कि हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम किसी एक जो भी चीज़ें चल रही हैं हम उनको समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम अपने अभिव्यक्ति में, हम अपने बातचीत में उन धारणाओं को रखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने एक्शंस से जो है वह रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली देखेंगे कि यही जो चीज़ें हैं वह पॉलिटिकल थ्योरी में भी हैं, कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उन सभी चीज़ों को, उनके क्या कंसिक्वेंसेज है, उन पॉलिटिकल थ्योरीज के डेफिनेशंस क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे उसका इंटेंट क्या है, उन सभी को हम समझने की कोशिश करते हैं। एकदम पॉइंट से शुरू करते हैं, एकदम वाइड एस्पेक्ट्स तक देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फ्रीडम की बात की तो फ्रीडम क्या है, क्यों है। और चूंकि हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट है वह ये कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांतकारों का कहना है कि मैथ्स में स्क्वायर या फिर ट्रायंगल का मतलब या डेफिनेशन उसकी एक हो सकती है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, हम सोशल वैल्यूज की बात करेंगे, हम फॉर एग्जांपल हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू की, फॉर एग्जांपल फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एटेक्सेट्रा, बहुत सारे, तो उसकी जो डेफिनेशन है वह लाइक अ स्क्वायर है, लाइक अ ट्रायंगल नहीं हो सकती, है ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम देखेंगे ह्यूमन रिलेशन, इंट्रैक्शंस, ये सब तय करेंगे कि उसकी जो डेफिनेशन है वह किस तरीके से चेंज होगी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। आप ये नहीं कह सकते कि इक्वालिटी का मतलब तो केवल सभी के लिए बराबरी है, जबकि हम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इक्वालिटी का ही एक्सपेंशन जो है वह मानते हैं, है ना। तो हम कैसे कहते हैं कि इक्वालिटी का मतलब केवल यही है? ऐसे डिसेबल और बाकी पर्सन होते हैं जिसे कि हम थोड़ा सा एज देते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन उनके लिए कर देते हैं, तो हम कैसे कहें सभी को इक्वालिटी है? सभी के लिए व्हील चेयर लगा देनी चाहिए क्या? या फिर जिसको जरूरत है, स्पेशल नीड्स है, उसके लिए दे? तो यहां पर हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होंगे, जब कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तब वो भी चेंज होंगे। तो यहां पर यही हमें समझना है। और सबसे शुरुआत हम करेंगे जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, दैट इज पॉलिटिक्स, राजनीति, है ना। तो यहां पर देखो राजनीति को लेके देखेंगे हम, एक पैराडॉक्स जो है वह समझ में आता है, एक विरोधाभास जो है वह समझ में आता है कि क्या जो राजनीति है वह एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी है या फिर वह वर्थ है ना, या फिर वह वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए वर्थ है। तो यहां पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिक्स है वह है क्या है, क्यों है। तो यहां पर क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी में जिन आइडियाज को हमने अपनाया है, उन आइडियाज को अपनाने के पीछे का रीजन क्या था और वर्तमान में उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और जो डेफिनेशन से क्या वह एटिकेट है, जो डेफिनेशन है क्या अब उसमें उसका कुछ और एक्सप्लेन हो सकता है, उसकी बात करेंगे। उनसे जुड़े हुए पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, जिससे कि हम अगर सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो हम सोशल जस्टिस से जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स जुड़े हुए हैं उनकी बात करेंगे। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, व्हाट इज पॉलिटिक्स, हम गांधी जी का जो स्टेटमेंट है वह पढ़ेंगे। तब इस तरीके से क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी जो है उसके चारों तरफ की जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर मूल्य, जैसे कि हमने इक्वालिटी को अगर अपनाया है, तो हमने क्यों अपनाया है, क्या वह जरूरी थी, और वर्ल्ड के जो ऐसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है या फिर और भी कंट्रीज है, किसी ना किसी एक मूल्य के सहारे चल रही है, कोई ना सोशल वैल्यूज है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो उसके पीछे की इंटेंट क्या है, उन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर। सो ये 4 पॉइंट्स हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सो बेसिकली हमारे सामने आते हैं कुछ क्वेश्चंस। पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं को एनालाइज करेगा, जैसे कि हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से जो है वह कोई भी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें सरकार की जरूरत है क्यों, क्या बिना सरकार के काम नहीं चल सकता। एंड विच इज द बेस्ट गवर्नमेंट, क्या एक बेस्ट गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्म क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी जो बातें हैं या फिर ऐसे कौन से जो मूल्य है वह गवर्नमेंट अपनाए, किन सिद्धांतों के सहारे चले, तब हम मान सकते हैं कि वह एक अच्छी सरकार है। Does law limit our freedom, क्या अगर हम कानूनों की बात करें, क्या वह हमारी जो फ्रीडम है उसको रोक सकते हैं, ठीक है, लिमिट लगा सकते हैं। What does the state
owe its citizens and what do we owe each other as citizens। तो यहाँ पर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखो बेसिकली कुछ मूल्य देखते हैं सबसे पहले तो हम, कि आखिर हम इसमें समझते क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में। पॉलिटिकल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट आखिर हमारे लिए क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो कि हमने अपना रखी हैं, आप परिचित होंगे कुछ ऐसे मूल्यों से, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं रूल ऑफ लॉ, अब तक इतना तो समझ ही गए होंगे रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। लेकिन ये क्यों है, आज हमें यहां पर इसकी बात करनी है। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है। और क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा, लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात करें, लॉ एंड सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, है ना। इसके अलावा देखो सेपरेशन ऑफ पावर है, और भी कई तरीके की चीजें हो सकती है। तो बेसिकली ये सारे क्या है, हमने देखा कि ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए जिसे हमने अपना रखा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इन सभी को एक सिस्टमेटिकली मैनर में डिफाइन करना, सिस्टमेटिकली मैनर में समझना, ये काम किसका होगा, पॉलिटिकल थ्योरी का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी क्या करेगा, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करेगा, इन सभी को सिस्टमेटिक मैनर में डिफाइन करने का काम करेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक जो मैनर है इसमें डिफाइन करने का काम करेगा, डील विद आइडियाज, डील विद आइडियाज, ठीक है। हम कैसे जो विचार से इससे डील करते हैं। और इसके अलावा ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वर्ल्ड में और हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रखा है, हमारी जो सोसाइटी है वह इन मूल्यों से चलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो, सोसाइटीज हो, ठीक है, इन सभी के द्वारा इन सभी जो मूल्य है इसको अपनाया गया है, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वह इसके सहारे चलती है, कुछ मूल्यों के सहारे। तो ये जो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी है, अगर इन बेसिक वैल्यूज को अपनाया हुआ है, तो क्यों अपनाया हुआ है, इन्हीं को सिस्टमेटिकली मैनर में डिफाइन करने का काम और इन आइडियाज से डील करने का जो काम है ये किसका है। सो बेसिकली सिस्टमेटिकली थिंक अबाउट द वैल्यू दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। तो हमारे राजनीतिक जीवन को परिभाषित करे सिस्टमेटिकली मैनर में, उसका काम पॉलिटिकल थ्योरी करेगा, ठीक है। सो ये वैल्यूज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब हो सकती है। एंड अदर इज, देखो कि इसका मीनिंग क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में मान लीजिए फ्रीडम की बात करेंगे, तो फ्रीडम का मीनिंग क्या है और इसका सिग्निफिकेंट क्या है। सो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, मीनिंग एंड significance of these and other related concepts। and then next हम इसमें देखेंगे कि इसकी बेसिकली एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशंस है वह क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस की बात करेंगे, जो परिभाषाएं हैं वह क्या है, और इसके अलावा पॉलिटिकल थिंकर्स देखेंगे, जैसे कि हम फ्रीडम की जब बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स है कि वो फ्रीडम्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट हमने इसमें देखना है कि एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशंस है क्या वह एटिकेट है, जैसे कि लॉ एंड सोशल जस्टिस की जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही क्या वह एटिकेट है या फिर नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस है क्या ये एटिकेट है, पर्याप्त है, या फिर इन्हें फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इन सभी को आया समझ में पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमारा जो मेन काम है वह यही रहेगा।
ठीक है। सो बेसिकली इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिटीजन्स को ट्रेन करना कि वह रेशनली, तर्क संगत रूप से इन पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में सोच सके कि अगर हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया तो हमने इसे क्यों अपनाया, राइट टू वोट हमें क्यों चाहिए, फ्रीडम का मतलब क्या है। जिस बच्चे ने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा है वो अपनी बातों को बहुत रेशनली सोच सकता है, वह इन पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बहुत रेशनली सोच सकता है, बजाय कि उसके जो केवल एक भावनाओं में बह के बात कर रहा है बट उसे पॉलिटिकल थ्योरी का अंदाजा नहीं है। वो कहेगा नहीं, इक्वालिटी का मतलब तो सभी के लिए इक्वालिटी है, रिजर्वेशन तो इसके खिलाफ है। ये बातें वही कर सकता है जिसने शायद सही अर्थों में उसका मतलब ही नहीं समझा। तो यहां पर हमें बस ये वाला जो बुक है आपको बस यही समझाने के लिए, स्पेशली मैं आपके लिए बता दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी का ये वाला जो बुक है, जिन बच्चों का भी पॉल साइंस है, ठीक है, ऑप्शनल, उनके लिए तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है आपके लिए, यही से शुरू करो, ठीक है, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, सो देखो बेसिकली ये फर्स्ट था हमारा। अब हम सेकंड चलते हैं, व्हाट इज पॉलिटिक्स। सेकंड हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स। सो देखो यहां पर जैसे कि हमने कहा कि एक डेफिनेशन नहीं होती है, कई तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें किसी तरह का पैराडॉक्स है, कोई विरोधाभास है, कोई विपरीत बातें, उसको भी हम समझते हैं, केवल हम उसकी एक डेफिनेशन नहीं देखेंगे, लाइक अ मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो यहां पर हम देखेंगे कि पीपल हैव डिफरेंट आइडिया कि जो पॉलिटिक्स है वह आखिर है क्या, है ना। तो अब देखो इसमें डिफरेंट आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखो दो बातें जो है जस्ट अपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, अब देखो पॉलिटिक्स आखिर है क्या, राजनीति क्या है, इसके बारे में डिफरेंट आइडिया। तो एक आइडिया हम देखते हैं उस व्यक्ति का जो कि ऑलरेडी या तो इलेक्शन में शामिल हो रहा है, ठीक है, या तो फिर वह पॉलिटिकल लीडर है, और पॉलिटिकल लीडर के अलावा इसके जो फॉलोअर और बाकी सब लोग हैं उनका क्या, उनकी नजर में क्या है, ये काइंड ऑफ सोशल सर्विस है। तो ये क्या कहते हैं कि राजनीति मतलब काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, कि हम तो जनता के भलाई की बात करते हैं। अब हो सकता है कि जितने बच्चे क्लास देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, वो इस चीज से सहमत नहीं होंगे। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मतलब राजनीति का मतलब ये, आपको अब जो सच में लगता है वो हम सेकंड आइडिया में देखेंगे कि अब देखो इसका जो डिफरेंट आइडिया है वो इसको जस्ट नेगेटिव देखेगा। तो यहाँ पर तो इसने बड़ी सफाई से इन सब ने सोच लिया कि नहीं, ये तो काइंड ऑफ सोशल सर्विस है, और ये बहुत पॉजिटिव तरीके से पॉलिटिक्स को लिया। लेकिन जब हम यहाँ पे डिफरेंट आइडिया में बात करेंगे, सो सम अदर्स क्या कहेंगे इसको, अदर ओपिनियन अगर हम देखेंगे तो कहेंगे ये तो बस केवल लोक लुभावन बातें करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं, ठीक है, कम्युनल जो राइट्स है इन सभी की वजह से होते हैं। तो यहां पर हमने करप्शन देख लिया पॉलिटिक्स में, हमने यहां पर पॉलिटिक्स में केवल ये देखा कि वो अपने इंटरेस्ट को सेव कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं उसको जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहां पर क्या देखा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखा। क्या देखा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखा कि यहां पर तो केवल जो है वह मैनिपुलेशन हो रहा है, बस कि आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे बट ऐसा विकास कुछ नहीं है, बस इन्हें करप्शन करना है। एंड सेकंड इज परस्यू एम्बिशन, वो बस उन्हें लगता है कि उनके जो उद्देश्य है, जो पॉलिटिशियंस है वो कैसे हो और वो अपनी आवश्यकताओं को कैसे सेटिस्फाई कर सके, सेटिस्फाई व्हाट दे वांट, सो सेटिस्फाई वांट्स, है ना, ये है। सो पॉलिटिक्स, एक प्रश्न उठता है, क्या सच में पॉलिटिक्स वही है जो आजकल के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, या जो राजनेता कर रहे हैं, राजनीति इनसे कहीं ऊपर है। राजनीति का मतलब ये थोड़ी होता है कि केवल अपने स्वार्थ साधो। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्या जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उसे हम एक्चुअली राजनीति कहेंगे, पॉलिटिक्स कहेंगे, या फिर जो पॉलिटिक्स है वो इससे बढ़कर है। सो पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू, पॉलिटिक्स एज वॉट, आपको क्या लगता है, आप इसे 100 वर्ड्स में या 200 वर्ड में लिखें, पॉलिटिशियंस डू। ये क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा कि क्या जो राजनेता कर रहे हैं वो सच में राजनीति है, फिर राजनीति इससे ज्यादा है, डेफिनेटली इससे ज्यादा है ना। सो देखो सम अदर्स जो है वह क्या कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये बस दल बदल कर रहे हैं, ये पार्टी जो है वह तोड़ रहे हैं। तो डिफेक्टिंग पॉलिटिशियन, डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज,
डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, मेकिंग झूठे वादे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ये विकास लेकर आएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा करते नहीं है, है ना। सो ये मैनिपुलेट करेंगे डिफरेंट सेक्शंस को, क्राइम, स्कैम, इस सबसे जो जोड़ेंगे, घोटाले, अपराध, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो अदर है, डिफरेंट आइडियाज में हमने देखा कि अलग अलग लोग जो हैं वह पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, तो व्हाट पॉलिटिक्स, तो यहां पर हमने देखा कि डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है, डिफरेंट व्यू है, एक हमने यहाँ पे पॉजिटिव देखा और ये हमने यहाँ पर नेगेटिव व्यू देखा। क्लियर है। सो व्हाट इज पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिशियंस, लीडर्स और जो भी इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट या उम्मीदवार बन के खड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है, काइंड ऑफ सोशल सर्विस, हम तो समाज सेवा करेंगे, पर बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता, उन्हें लग रहा है केवल क्राइम है, स्कैम है, बस साठगांठ है, ठीक है, केवल सत्ता का खेल है, एक दूसरे की सरकार को गिराना, पावर हासिल करना, अपने उद्देश्यों, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति, मतलब राजनेता जो है वे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आगे समझ में। अब देखो आगे क्या है, आगे सो देखो इवन हम राजनीति से कहीं ना कहीं इसका दूसरा एस्पेक्ट, पहलू देख के नफरत करने लगते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे गलत बात कर रहा है या फिर वो ऐसी बात कर रहा है जिससे उसके हित की पूर्ति हो जाए, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वो कहीं ना कहीं चीजों को हमें मैनिपुलेट करके बता रहा है, तब हम क्या कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉलिटिक्स की एक नेगेटिव छवि बनी हुई है कि अगर किसी ने अपने हितों को साध लिया हमसे मैनिपुलेटिंग बात करके, तब हमें लगता है कि वो पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, वो राजनीति का जो खेल है वह खेल रहा है, लगता है ना ऐसा, बस यही बात है। अब देखो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, है ना, कुछ लोगों ने, सभी लोगों को लगता है जो, इसलिए आप देखेंगे कि राजनीति में ज़्यादातर जो है वे कैसे लोग आएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे, या फिर कुछ ग्रुप्स ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं, या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रुप, मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट और किताब कह रही है ना, कि वो क्या कर रहा है, राजनीति से खुद को दूर रख रहा है क्योंकि शायद वो इसको सही नहीं मान रहा। अगर वो इसको सही नहीं मान रहा है तो वो क्या करेगा, खुद को दूर रखने का काम करेगा। जबकि पॉलिटिकल रिफॉर्म, अगर आपको पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना है तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि भाई खुद जाओ, खुद शामिल हो जाओ और फिर जाके करो। लेकिन यहाँ पे तो एजुकेटेड जो लोग हैं वह वोट देने भी नहीं जा रहे। अगर वह वोट भी नहीं देंगे तब कैसे आप सोच रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स जो है वह बहुत रिफॉर्म कर दोगे उसमें, है ना, तो उसमें उतरना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, और देखेंगे कि बेसिकली we are confronted with conflicting image of politics. We are confronted with conflicting images. अब देखो अगर आपने conflicting image of politics, हम राजनीति की परस्पर जो विरोधी छवि है, एक कह रहा है अच्छा एक कह रहा है गलत, उसका सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये विरोधी छवि है। अब देखते हैं हम कि कुछ लोगों ने कहा आएंगे, महात्मा गांधी के कोट पर भी आएंगे, इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी, और अगर ये अनडिजायरेबल एक्टिविटी है तो फिर ये होती ही क्यों है। अगर ये अवांछनीय गतिविधि, इसकी जरूरत ही नहीं है, खत्म कर दो ना पॉलिटिक्स, देश में खत्म कर दो, फिर देखते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के किसी भी देश का चेहरा कैसा होता है या सिस्टम कैसा होता है। तो क्या ये अनडिजायरेबल है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये तो वर्थवाइल है, ये वर्थवाइल है, क्यों, बिकॉज ऑफ इससे एक बेटर जो वर्ल्ड है वह मेक बनेगा, है ना। सो मेक अ बेटर वर्ल्ड के लिए ये जो एक्टिविटी है वह कैसी, वांछनीय है, जरूरी है, अच्छी है। अब ऐसे में गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि दैट पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक टू कॉइल ऑफ स्नेक, सांप की कुंडली, क्या कहा इन्होंने कि हमें
राजनीति ने सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, पर इनका ये कहना नहीं है कि नहीं भाई ये सांप को मारो और इससे आजाद हो जाओ। ये कहते हैं कि हमें लगातार उससे जूझना है। क्या कहा था कि ये है envelop us like the coil of snake and there is no other way out but to wrestle with it। हम केवल इससे जूझ सकते, इससे आजाद नहीं हो सकते, हमें इससे जूझना है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राजनीति को जरूरी मान रहे हैं और इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें और कोई तरीका नहीं है, केवल इससे हमें जूझना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़ो। सो बेसिकली कुछ लोगों का ये मानना है कि दैट पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। तो गांधी जी का भी ये कहना है कि पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब देखो जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है because of no society can exist without some form of political organization and collectively decision making। तो देखो, अगर जैसे कि मान लीजिए हमने इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम कोई कलेक्टिव सामूहिक रूप से कोई डिसीजन नहीं लेंगे तब तक देश कैसे चलेगा। और इस सामूहिक डिसीजन लेने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। हमें क्या होता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज है वह चाहिए, हमें कोई ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारे लिए निर्णय ले। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वह हमारे लिए निर्णय ले और हमें कलेक्टिवली एक डिसीजन पर पहुंच सके, उस चीज को अपना सके, उसके अकॉर्डिंगली जो देश है वह चल सके। सो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल जो पार्ट है वह माना गया। क्लियर है? चलिए आगे देखो। अब देखो, कहा जाता है कि गवर्नमेंट आखिर करती क्या है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट है इसमें कि देखो जो गवर्नमेंट कर रही है क्या हम उससे इंपैक्ट हो रहे हैं? गवर्नमेंट जो है जो कुछ भी काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है मेन रूप से रेलेवेंट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिकॉज ऑफ ये जो है वह हमें अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा आइए देखते हैं। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो अगर हमें ये लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है वो अपनी निजी लाइफ में क्या कर रहा है वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तब उसको आपको सुधारने की जरूरत नहीं है ना, कि अरे तुम 7 बजे सो के क्यों उठते हो, तुम 6 बजे उठा करो, तुम 9 बजे क्यों उठते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह की चीजें क्या केवल उस पर असर डाल रही है, वो कहेगा मेरा मन। लेकिन अगर सरकार कुछ ऐसे डिसीजन ले रही है और लोग नहीं बोल रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, ठीक है, जो लोगों के लिए अगेंस्ट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अगेंस्ट, तब लोगों को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उनकी लाइफ इंपैक्ट होगी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वह इस तरह की बना दी गई कि आप किसी भी तरीके से जो है वह व्यापार नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो तब कैसे करोगे। इसके अलावा देखो, कोई गवर्नमेंट जो है वह एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या कर रही है, हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में वेरी करती हैं या फिर नहीं, कि गवर्नमेंट जो है वह हेल्थ को लेकर क्या कर रही है, उसकी हेल्थ पॉलिसी जो है वह क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ये तीनों ऐसी बातें हैं जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। और अगर गवर्नमेंट अच्छी आती है, अच्छी नीतियां बनाती है, तब तो डेफिनेटली हम जो है आगे डेवलपमेंट करेंगे, सही तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन अगर सरकार ऐसी आ गई जिसने इन तीनों पॉलिसीज में ठीक तरीके से रिफॉर्म नहीं किया, काम नहीं किया, गलत नीतियां बनाई, तब हमारा जो जीवन है वह नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, है ना, नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। इसलिए यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो अगर अच्छी गवर्नमेंट है तो चीजें ठीक करेगी, ठीक है, ये पॉलिसीज मान लीजिए अच्छी है तो इससे जो है हमें बेनिफिट्स मिल रहा है। अब लेकिन देखो इसका एक दूसरा चेहरा देखते हैं कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वह करप्ट है, करप्शन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भ्रष्टाचार जो है वह बहुत ज़्यादा है, तब ऐसी गवर्नमेंट से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। या फिर इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, करप्ट है, कार्यकुशल नहीं है, ठीक तरीके से
पॉलिसी मेकिंग और बाकी काम नहीं कर पा रही तो इनएफिशिएंट है और करप्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। तब ऐसे में जो लाइफ लोगों की वह खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तब ऐसे में क्या होता है कि जो लोगों की लाइफ है कैन ऑल्सो इंडेंजर पीपल लाइफ एंड सिक्योरिटी, पीपल लाइफ एंड सिक्योरिटी। देखो, तो एक गवर्नमेंट ऐसी आ रही है जो ठीक पॉलिसीज बना रही है, उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारी जो लाइफ है वह इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव्स आवर लाइफ्स। बट यहाँ पे करप्ट और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है तो हमारा जो जीवन है वह खतरे में, सुरक्षा खतरे में, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एक्शंस है वह हमें डीपली इफेक्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए सरकार कोई ऐसी नीतियां बना देती है जो कि सही नहीं है, तब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब लोग आंदोलन करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। तो सोशल मीडिया और सारी चीजें की चीजें छुप नहीं पाती है ना, समटाइम्स जो नहीं होता है वह भी सामने आ जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये सारी चीजें, और हमें कहीं ना कहीं ये समझ जो है वह किससे मिलती है, पॉलिटिकल थ्योरी से मिलती है। हमारी अगर राजनीतिक समझ अच्छी है, सिद्धांतों को लेकर समझ अच्छी है, तब हम एक अवेयर नागरिक बन सकते हैं। हमारी अवेयरनेस जो है वह अच्छे तरीके से हम किसी भी पॉइंट को समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हेल्थ पॉलिसी बनाई है, ये हमें क्या इंपैक्ट करेगी, सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें अवेयर करती हैं। क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में हमने देखा कि ये ऐसी वैल्यूज है, वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव value and principles that have inspired people and guided policies, ठीक है। तो यहां पर देखो, पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें ऐसे सिद्धांत होते हैं, ठीक है, ये ऐसी वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि इक्वालिटी, जैसे कि सोशल जस्टिस। ये ऐसे मूल्य, ऐसे सिद्धांत हैं जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं, और जो पॉलिटिकल लाइफ है, ठीक है, जो पॉलिसीज है उसको गाइड करते हैं कि अगर आप पॉलिसी बनाए तो आप सोशल जस्टिस का ध्यान रखें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं तब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको फॉलो करें, या फिर जिसको स्पेशल नीड्स है उसके लिए करें। तब ऐसे में क्या है कि हम पॉलिटिकल थ्योरीज में इन सभी जो बातें हैं उसको पढ़ते हैं, लाइक अ डेमोक्रेसी, लाइक अ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना। और इन सभी वैल्यूज को हमने कहां प्रोटेक्ट किया है, और ना केवल हमने बल्कि बहुत सारे देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कहां पे प्रोटेक्ट किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि अगर हम फ्रीडम की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, हमने अपने, अब देखो तो यहां पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वह डील करती है इन आइडियाज से और शेप देती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन कहा जाता है कि ये जो वैल्यूज है ना, ऐसा नहीं है कि आज हम जो फ्रीडम का मतलब समझते हैं वह आज से 100 वर्ष पहले भी था। हम धीरे धीरे जिन विचारों को समझते गए वह रिफाइन होते गए, वह रीडिफाइन होते गए, और ऐसे में आज आप उन चीजों को समझ पाते हैं। जैसे कि चाहे आप भौगोलिक खोजों की बात कर ले, चाहे आप खगोलीय विज्ञान, मतलब बहुत जो भी चीजें आप अपनी तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, और वो पहले वैसी नहीं थी, उनकी डेफिनेशन, उनकी जानकारी हमें वैसे नहीं थी। ऐसे ही जो सोशल वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, पहले लोगों को लगा कि नहीं, जस्ट सोसाइटी है उसका मतलब ये है, फिर नहीं, फिर डिफाइन हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब ये है, फिर चेंज हुआ, नहीं डेमोक्रेसी का मतलब ये है, इसमें ये भी शामिल होना चाहिए। तो रातों रात जो है या ओवरनाइट इन सभी वैल्यू प्रिंसिपल्स की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि बहुत सारे जो विचारक हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो सभी सोच रहे थे, उनकी डेफिनेशंस, किसी ने उनको काउंटर करके रीडिफाइन किया, और हमारा एक सधा हुआ नजरिया उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर बन गया। और इस तरीके से जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स है वे इमर्ज होकर आते हैं, ना कि ओवरनाइट इमर्ज हुए, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो, जैसे कि
दीज डॉक्यूमेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई हैं वो एक रात में इमर्ज नहीं हुई है, बल्कि ये आइडियाज प्रिंसिपल्स डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के समय से ही ये जो आइडियाज है वो डिबेट होते रहे हैं। और चाहे हम एरिस्टोटल की बात करें, ठीक है, हम बात करें मार्क्स की, गांधी, अंबेडकर, ठीक है, तो ये सभी प्लेटो डिस्कस करते रहे। जैसे कि मोनार्की और डेमोक्रेसी पर डिस्कशन किया कि कौन सा फॉर्म जो है वह ज़्यादा बेस्ट है, क्या मोनार्की बेस्ट है। आप देखेंगे कि चाहे यूरोप के कंट्री हो या इंडिया की हम बात करें, शुरुआत में आप किस फॉर्म को देखते हैं शासन के? मोनार्की को देखते हैं। आज भी आप पुराने अगर सीरियल्स, मतलब आप ऐसे सीरियल्स देखेंगे जो कि पुराने समाज पर आधारित, तो ज़्यादातर आप राजा का शासन देखेंगे। तो मोनार्की बेस्ट फॉर्म था या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है, इसको लेकर भी ऐसा नहीं है कि आज हमने मान लिया कि नहीं डेमोक्रेसी जो है वही एक बेस्ट फॉर्म है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है मोनार्की सही हो। तब ऐसे में क्या होता है कि एक लंबा डिबेट हुआ, चीज़ों को देखा गया, उसके प्रोस कॉन्स देखे गए, उसके बाद डिबेटिंग के बाद तय किया गया कि नहीं डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का जो डिग्निटी है वह बच जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है, सभी इक्वल होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक लाइफ, एक जस्ट सोसाइटी में होने चाहिए, वो सारे डेमोक्रेसी में पॉइंट देता है। सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी बेटर है। तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए प्लेटो और एरिस्टोटल में डिस्कस करते रहे एक लंबे समय से कि आखिर हम इन दोनों फॉर्म में से जो है वह किस फॉर्म को ज्यादा बेहतर समझे, ठीक है, किस फॉर्म को ज्यादा बेहतर माने। सो यहां पर देखो, जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि दैट इक्वालिटी वॉज एंड क्रूशियल एज फ्रीडम, ठीक है, क्या कह रहे हैं। और रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो कहते हैं कि फ्रीडम एज द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अब देखो बच्चों, यहां पर एक थिंकर जो है, अब देखो डेफिनेशन जो है कैसे रीडिफाइन हुई। इन्होंने कहा कि हमारे लिए बेसिकली फंडामेंटल राइट क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम जो है वह बहुत जरूरी है, फ्रीडम जो है वह बहुत जरूरी है। अभी भारतीय संदर्भ में भी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको एक फंडामेंटल राइट बताऊंगी इसको समझाने के लिए। लेकिन वहां मार्क्स कहते हैं कि देखो स्वतंत्रता ठीक है, स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इक्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। तो यहां पर ये क्या कहते हैं कि इक्वालिटी वॉज अ क्रूशियल एज फ्रीडम। तो यहां पर जो मार्क्स है वह इक्वालिटी की भी बात करते हैं कि इक्वालिटी भी उतनी ही क्रूशियल है जितनी कि आप फ्रीडम की बात कर रहे हो। तो यहां पर क्या है कि एक आइडिया कि अगर आज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजों को अपनाया, फ्रीडम को भी और इक्वालिटी को भी, लेकिन देखो अगर हमने आपको क्या फंडामेंटल जो राइट्स है वह याद है? शुरुआत में क्या लिखा है? राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम। ये आइडिया भी, ये जो फंडामेंटल का सीक्वेंस रखा गया था ना, ये भी डिबेटिंग फैक्टर था कि हमने राइट टू फ्रीडम को हमने पहले क्यों नहीं रख दिया। उसका भी अलग ही सिग्निफिकेंट है कि हमने इक्वालिटी को पहले इसलिए रखा क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त इतनी ज़्यादा अनइक्वालिटी थी। अगर हम इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते, ठीक है, अगर हम इक्वालिटी को इतना ज़्यादा नहीं एक वैल्यूबल और सिग्निफिकेंट एक आइडिया मानते, तो इक्वालिटी के बिना जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ग्रुप जो कि डोमिनेंस ग्रुप होता, जो कि मेजोरिटी होता, वह क्या करता, अदर ग्रुप्स की जो फ्रीडम है उसको खत्म कर देता, क्योंकि समाज इक्वल नहीं है। या कास्ट के आधार पर हम देखें तो यहां पर क्या है कि इक्वलिटी भी बहुत जरूरी है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इक्वलिटी के बिना जो फ्रीडम है वह सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो फ्रीडम के लिए इक्वलिटी क्या है, एक बहुत ही एक कंडीशन है, ठीक है। सो यहां पर रूसो कहते हैं कि नहीं भाई, फ्रीडम ही फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहां पर कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं, इतनी ही क्रूशियल जो है वो इक्वालिटी भी है। क्लियर, ठीक है। अब जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम ऑफ स्वराज। इन्होंने कहा कि फ्रीडम का मतलब तो स्वराज है। कोई भी व्यक्ति हो जब वह खुद पर शासन करेगा, ये स्वशासन की बात करते हैं, ये स्वराज की बात करते हैं। स्वराज है ना, जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे उसमें स्वराज के कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे कि आखिर इसका मतलब है क्या, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जेन्युइन फ्रीडम ऑफ स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज बुक में उन्होंने स्वराज की परिभाषा और चीजों को बताया, मीनिंग को बताया। और वहां पर ही जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है मस्ट बी कंसीडर अ माइनॉरिटी एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन।
यहाँ पर ये इक्वालिटी की बात तो ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात ठीक है, लेकिन एक ऐसा तबका जिसके साथ हिस्टोरिकली अनजस्टिस होता आया है उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्ट किया जाए, तभी जाके इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक जो डिसएडवांटेज ग्रुप था जिसके साथ हिस्टोरिकली अनजस्ट होता आया है उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो ये क्या है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में इन सभी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, आज भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, मोनार्की अच्छी। अब हमने तो डेमोक्रेसी को अपना लिया, अब हम क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं? जरूरत है क्या हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की? एक बार हमने तय कर लिया कि ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फिर हमें राइट टू फ्रीडम पर डिबेट करने की क्या जरूरत है? एक बार अगर हमने तय कर लिया कि किसी भी पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल आइडिया है वो पॉलिटिकल आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपना लिया, हमने उसको प्रैक्टिस में ला लिया, अब हम उस पर डिबेट क्यों करें? तब ऐसे में हमारे पास 3 ऐसे रीजन हैं कि हाँ, हमें आज भी पॉलिटिकल आइडियाज को सोचने की जरूरत है, ठीक है, फिर से उसके नए डायमेंशंस को देखने की जरूरत है। क्यों? देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलेवेंट नाउ। क्या आज भी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह रेलेवेंट है? पहला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या आज भी रेलेवेंट है। हैव वी ऑलरेडी अचीव फ्रीडम? क्या हमने स्वतंत्रता, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी प्राप्त नहीं कर ली? मिल गई हमें तो, लेकिन अब क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाना है? बिकॉज हम देखेंगे कि यहां पर बहुत से ऐसे हम ग्रुप्स देख लें। क्यों नीड है आज भी? क्योंकि आज भी जो डेमोक्रेसी है या फिर इक्वालिटी है सभी ग्रुप्स तक, ठीक है, सोसाइटी में जो डिसएडवांटेज एंड बाकी तबका है उस तक इक्वालिटी नहीं पहुंच पाई, उस तक जो हम कह सकते थे कि जो बेनिफिट्स है वह नहीं पहुंच पाए। तो हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए क्या ज़रूरी था? हमारे लिए ज़रूरी था कि हम नई नई ऐसी जो बेनिफिट है वह नहीं पहुंच पाए, हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इनकी नई व्याख्याएं करें और इस ग्रुप तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर ये जो इशू है वह आज भी कंसर्निंग है। जो ये फ्रीडम के इश्यूज है ना, ये नहीं कि हमें एक बार फ्रीडम मिल गई, अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, भाई आपसी में भी तो आज़ादी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि फ्रीडम को लेकर जो इशू है कंसर्निंग है, इक्वालिटी को लेकर है, ये बहुत सारे एरियाज में आज भी इमर्ज होते रहते हैं। तो जब हम बात करेंगे इक्वालिटी की, हम कहते हैं हमने इक्वालिटी तो अचीव कर ली। अगर हमने इक्वालिटी को अचीव कर लिया, अब हमें क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है? बिकॉज ऑफ आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे हम जेंडर बेस देख लें। अच्छा ये बताओ, हमने इक्वालिटी को अगर अपना लिया तो इस हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाना चाहिए। आप क्या पूरे विश्व में कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसा छोटा सा भी गांव, छोटी सी भी सिटी, कुछ भी बता दें जहां पर मतलब टोटल इक्वली आप चीज़ों को देखते हैं? शायद ऐसा नहीं होता है, किसी ना किसी बेस पर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को देखा जाता है। सो इक्वलिटी क्या है? अगर आप देखते हैं कि इक्वलिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन भी तो है, तो डिस्क्रिमिनेशन चाहे कास्ट बेस्ड कहे, इसलिए हमारे लिए आज भी रेलेवेंट है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सेकेंडली इसमें बात करते हैं कि सेकेंडली फ्रीडम इज वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस। हम नई व्याख्याओं का सामना करते हैं, हम नई व्याख्याओं का सामना करते हैं। जैसे कि अब ये नई व्याख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात की गई है और ये गारंटेड है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में है ना। तो फंडामेंटल राइट ऐसे राइट्स है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी हमें दी गई, सिटीजन्स को गारंटी दी गई है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअली जो है वह री इंटरप्रेट हो रही हैं चीज़ें, और नए सर्कमस्टांसेस में जो फ्रीडम है उसकी नई व्याख्याएं हो रही हैं, नई नई परिस्थितियां आ रही हैं, नई नई व्याख्याएं हो रही हैं, न्यू सर्कमस्टांसेस है ना। एंड हम देखेंगे इसमें न्यू इंटरप्रिटेशन। अब नई नई व्याख्याओं का शामिल होना, जैसे कि हम फ्रीडम के लिए अब पहले से ज़्यादा जो चैलेंजेस है वह आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले राइट टू लाइफ की बात करें,
राइट टू लाइफ है, फ्रीडम में नहीं है। अब राइट टू लाइफ हमें फंडामेंटल राइट दिया गया था, लेकिन हमने इसमें बाद में हमें आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, राइट टू लाइफ तभी हो सकता है जब आपके पास आजीविका हो। तो हमने कहा नहीं, राइट टू लाइवलीहुड जो है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आजीविका अगर किसी व्यक्ति से आप छीन लें, जैसे कि शायद बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी का एक याचिका जो है, जो पिटीशन है वह दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, शायद ओल्गा बनाम बम्बई कॉरपोरेशन था, देख लीजिएगा उसको। उसमें यह कहा गया था कि जो रेडी आप देखते हैं, मतलब सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है उस पर कुछ कुछ जो ऐसे लोग हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, लेकिन म्यूनसिपैलिटीज और पुलिस क्या करती है, उनको प्रताड़ित करती है, उनको सप्रेस करती है, उनको वहां से हटा देती है। और ऐसे में वो याचिका जब सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह शहरों में अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनको उस जगह से हटाया जाए, मतलब उसकी आजीविका को छीन लिया जाना। और कोई भी व्यक्ति बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, ठीक है। वह क्यों हो जाता है टारगेट? क्योंकि उसकी अगर आपने आजीविका छीन ली तो वह जिएगा कैसे? तो राइट टू लाइफ आपका जो है वह आपको नहीं मिलेगा, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट टू लाइवलीहुड दिया जाए। इसलिए न्यू चैलेंजेस आए, न्यू सर्कमस्टांसेस आए, और हमने न्यू इसमें जो इंटरप्रिटेशन है वह देखे। इसलिए हमारे लिए आज भी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ नए, अब नेक्स्ट है वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशंस। अब नए आयाम आ गए, नई चीज़ें आ गई। ये बताओ, टेक्नोलॉजी पहले भी थी कि आज ही है? आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है इसमें जी रहे हैं, 5G 6G 7G की बात कर रहे हैं, और ऐसे में पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो न्यू चैलेंजेस नहीं थी। आज हमें पहले राइट टू प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोग आपके जब तक घर में नहीं घुस रहे तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या है, आपको अब राइट टू प्राइवेसी, फ़ोन जो है वह इतने ज़्यादा अब स्मार्ट हो गए कि अगर ये फ़ोन बंद करके भी रखा रहे बच्चों, तब भी हम देखेंगे कि हम जो बातें कर रहे हैं उस तरह की जो रील्स हैं वह समटाइम्स आप देखेंगे कि आपके इंस्टा पे मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी है उसका एक इशू अब बन चुका है, बिकॉज ऑफ न्यू डायमेंशंस आ गए। तो टेक्नोलॉजी से ना केवल सिटीजन्स को बेनिफिट हुआ है, बल्कि जो टेररिस्ट है उन्हें भी तो बेनिफिट हुआ है। वो भी तो अपना नेटवर्क जो है वह वर्ल्ड लेवल पर बना पाए हैं, है ना। जो साइबर क्राइम है, हैकर्स है, ये इन सभी का भी तो नेटवर्क बन रहा है। तो नई तरह की चोरियां भी होने लगी, नई तरह की चीजें। तो आप अगर चाहे तो आप अपनी गाड़ी में डिजिटल लॉक भी लगा कर रखें, तब भी अब जो चोर है वह अपने साथ केवल हथौड़ा नहीं बल्कि कंप्यूटर भी लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी तो सभी के लिए, हर ग्रुप्स के लिए। तो ऐसे में नए डायमेंशंस आएंगे, हमें नए राइट्स की जरूरत होगी। हमने राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ का हिस्सा माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको शामिल किया, नहीं किया। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि ना केवल जो है इससे कल्चर प्रोटेक्ट होगा, आपको लगता है कि नहीं हम वर्चुअली जो है वह प्रमोट करें, किसी एक जगह के कल्चर को पूरे विश्व में दिखाएं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आपने एक पोर्टल बना दिया, लोगों को जानकारी दी, और उस पोर्टल पर मान लीजिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसके कल्चर, उसके डांस, उसके वहाँ का फूड, ट्रेडिशन फूड और भाषा, उन सभी चीज़ों को प्रमोट कर दिया। वो उतना आसान हो गया जितना कि आसान जो है वह आतंकवादियों को हो गया, टेररिस्ट को हो गया। तो देखो, टेक्नोलॉजी ने केवल हमें बेनिफिट्स नहीं दिए, हमें यहाँ पर कुछ नेगेटिव चैलेंजेस भी मिले हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। सो इनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल टू नेटवर्क। अच्छा ये बताओ, अब देखो जो नेटिजन्स हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ नेटिजन? नेटिजन्स मतलब वे सिटीजन्स जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में सबसे ज़्यादा, अब जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन्स ही सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वह नेटिजन्स जो नेट का यूज़ कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और ऐसे में ये नेटिजन्स को लगता है कि हमें प्राइवेसी मिले, हमें सेफगार्ड मिले, हमें कुछ गवर्नमेंट जो है वह क्या करे, रेगुलेशंस बनाए। और हम सोचते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट जो है वह रेगुलेशंस बनाए, राइट टू प्राइवेसी उसी का तो हिस्सा है। तो यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह आज भी रेलेवेंट है, बिकॉज ऑफ नए सर्कमस्टांसेस, नई चीज़ें और इनकाउंटर्स, न्यू इंटरप्रिटेशंस, नई व्याख्याएं। लाइक फ्रीडम की अगर हम बात करें, राइट टू लाइफ की बात करें, तो उसमें राइट टू लाइवलीहुड जो है वह ऐड हो गया। और न्यू डायमेंशंस हम देखें तो विश्व जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, नेटिजन्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ नेटिजन्स मतलब ऐसे सिटीजन्स जो नेट का यूज कर रहे हैं, उन्हें हम सिटीजन ना कह के नेटिजन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये नेटिजन्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन्हें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करे, ठीक है। क्लियर? साइड हुई हो तब स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिखते चलो, रीडिंग जरूर कर लेना। एंड नेक्स्ट इज पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। व्यवहार में इसको कैसे लेके आए? पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी
देखो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज देख रहे हैं जो कि डील करेंगे, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पॉलिटिकल आइडिया दैट वी आर फैमिलियर विथ सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन. So when we begin our debate or argument on any topic, we usually ask What does it mean and how does it matter, है ना। कि अगर हम किसी भी डिबेट को शुरू करें, पहले ये तो समझो कि आखिर उसका मतलब क्या है। अगर फ्रीडम को लेके आप डिबेट कर रहे हो, पहले समझ तो लो कि सच में फ्रीडम है क्या। क्या केवल रूल्स ना होना फ्रीडम है, या फिर फ्रीडम के और भी आयाम, डायमेंशंस हो सकते हैं, या फिर ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना मैटर करता है। तो किसी भी एक आइडिया के बारे में हमें कुछ कुछ बातें तो जाननी ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो जब हम डिबेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे किसी टॉपिक पर, तो उसके पहले हमें इन दो बातों का जानना बहुत जरूरी है, क्लियर है। चलो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हाँ, मैंने आपको नेक्स्ट ये भी बताया कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं इसकी डेफिनेशंस वैसी नहीं है जैसे कि मैथमेटिक्स में है ट्राइंगल या शेप की, ठीक है, या स्क्वायर की। तो यहाँ पर एक वन डेफिनेशंस नहीं है, हमें बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगी, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, जस्टिस की। अब देखो मैं इक्वालिटी की डेफिनेशन आपको कई तरीके से बता देती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे मैनी डेफिनेशंस क्यों मिल जाती हैं, बिकॉज ऑफ इक्वालिटी कंसर्न्स आर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाती हैं। अब देखो डिफरेंट ओपिनियंस क्या होंगे। मैथमेटिक्स की तरह हमारे लिए एक डेफिनेशंस नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर जो आइडिया है उसके डिफरेंट जो ओपिनियंस है वह हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे, फर्स्ट तो इसमें है कि अगर हम इक्वालिटी से समझते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, ठीक है, लेकिन इस इक्वालिटी को वास्तव में प्रैक्टिस में हमने कैसे लाया है। अब डिफरेंट डायमेंशंस आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक सेम व्यक्ति है जो बिल्कुल आपकी तरह है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल है या फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी है, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप सभी एक लाइन में लगे हुए हैं किसी मान लीजिए फॉर्म को भरने के लिए, है ना, या फिर बैंक में लाइन में लगे। अब तो खैर इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि आपको बैंक में लाइन कम ही शायद ही लगानी पड़ती हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लाइन तोड़ के आगे चला जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि अरे केवल हम पागल हैं क्या कि जो है बस रूल्स फॉलो करें, व्यवस्थाओं को फॉलो करें, बाकी लोग जो है वह आगे जाके जल्दी से अपना जो काम है वह गलत। तो ये चीज़ें जो है मन को हमें दुखी कर देती है। तब ऐसे में हम इन चीज़ों को क्यों मानेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई एक डिसेबल पर्सन है, उसके लिए अगर अलग से लाइन लगा दी जाए तब आपको उससे दिक्कत नहीं है कि ठीक है उसे प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पेशल केयर की या फिर स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत थी। या फिर अगर हम किसी बस की बात करें तो आप देखिए ठीक है धक्का मुक्की करके आपको सीट मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन आगे की जो सीट्स रिजर्व है अगर आप उस पर भी बैठ गए हैं, तब अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आएगा या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला आपको दिख जाती है, आपको लगता है कि ठीक है शायद इससे ज़्यादा ज़रूरत है, आप खड़े हो जाते हैं। तब वहाँ पे क्या आप इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बच्चा हो या बुजुर्ग हो सभी के लिए इक्वलिटी है, सभी के लिए इक्वलिटी, सभी को व्हील चेयर दे दो, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर व्हील चेयर किसको मिलेगी, जो कि डिसेबल पर्सन होगा। तो इक्वालिटी सभी तरह से इक्वल नहीं होगा। इक्वालिटी का मतलब केवल इक्वालिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी बिकॉज ऑफ इसमें हम देखेंगे कि ये जो रिलेशनशिप बन रही है, ठीक है, रिलेशनशिप बन रही है विद अदर ह्यूमंस, रिलेशनशिप विद अदर्स। तो यहाँ पर इससे जो कंसर्न्स हैं, जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब देखो डेफिनेशंस भी चेंज हो गई, जैसे कि फर्स्ट कि आपको लग रहा है कि अगर डिसेबल पर्सन है, ठीक है, कोई व्यक्ति दिव्यांग है, सरकार अलग से भी जो व्यवस्थाएं है वह कर रही है कि चाहे बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, उस पर अलग से इस तरह का इंफ्रा डेवलप किया जाए ताकि इनको आने जाने में सुविधाएं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मोस्टली चाहे आप किसी मॉल में जाओ या फिर एयरपोर्ट जाओ, आपको वहाँ पर अलग से भी जो सारी व्यवस्थाएं वे डिसेबल पर्सनस के लिए मिल जाती हैं, चाहे वह अलग से चेयर हो, अलग से उनके लिए और भी व्यवस्थाएं हो, या फिर
टॉयलेट से क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर देखो कि इसको अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तब हम इस चीज को प्रमोट करेंगे और हमें इससे दिक्कत नहीं होगी ट्रीटमेंट। तो हमें लगेगा कि यार ये तो सही बात है ना, मिलना चाहिए, सो हमें क्या लगेगा, ये जस्टिफाइड है। लेकिन आपके जैसा सेम व्यक्ति था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपसे लाइन में आगे निकल गया, उससे दिक्कत थी हमें। अब देखो सेकंड डायमेंशन इसका कहता है कि जैसे कि एक पुअर पीपल है, अभी ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट आई, वो कहती है कि शायद 40% के आसपास जो 1% लोग हैं, 1% जो टॉप एकदम रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास 40% वेल्थ कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। वहीं पर हम देखते हैं बच्चों कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि नहीं, उस व्यक्ति के पास भी कुछ होना चाहिए, सरकार कुछ तो करे गरीबों के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो अपने लिए एक टाइम का खाना नहीं अरेंज कर सकते, उसके लिए कम से कम बेसिक नीड्स जो है वह सरकार दे दे। तो एक अच्छी गवर्नमेंट क्या होगी, जो कम से कम इन बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करा दे, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर पुअर पीपल है और अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, मिनिमम बेसिक नीड्स जो है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तब आपको क्या लगता है कि नहीं, इसे कुछ ना कुछ जो सरकार है वह जरूर दे, ताकि इसकी जो बेसिक नीड्स है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए जो है वह गवर्नमेंट वर्क करे। आपको ये चीज जो है वह जस्टिस लग रही है ना। तो यहाँ पर आप एक जगह मान जाते हैं, किसी के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मान जाते हैं, जो पुअर पीपल है उसके लिए एक सरकार जो है बेसिक मिनिमम नीड्स जो है वह पूरी करा दे, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको जस्टिफाई लग रही हैं। अब देखो एक और इसमें पॉइंट है कि मान लीजिए जो पुअर पीपल हैं, इनके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन नहीं ले सकते। अब एजुकेशन ये क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ उन्हें खुद को फीड कराने के लिए, उनको खुद को खाने की व्यवस्था करने के लिए जो है वह कुछ भी काम करना पड़ रहा है, और इसके लिए वो एजुकेशन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट में ही शामिल कर दिया राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। फंडामेंटल राइट है ना, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। और इस पे भी जो मिड डे मील जैसी चीजें हैं, प्राइमरी एजुकेशन के कामराज है ना, जिन मिड डे मील के बेसिकली करता धरता वही रहे। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो राइट है वह सभी को है, और इसमें भी अगर आप मिड डे मील जैसी चीज़ों को शामिल कर दें तो साथ साथ ये जो गरीब लोग हैं इनके बच्चों को खाना और भोजन के साथ साथ जो शिक्षा है वह मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इक्वालिटी जो है वह डिपेंड करेगी कि उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वह क्या है। अब देखो जैसे कि हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन अभी आपको पता होगा कि जो 10% EWS का रिजर्वेशन चल रहा था, उसका डिबेट एक चला, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आपने आर्थिक आधार पर दिया, रिजर्वेशन का जो बेस है, ठीक है, वो गलत नहीं, मतलब केवल आप आधार के आधार पर उसको गलत नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर देखो रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो आपको पता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ, इन्हें एक ही ऑक्यूपेशन में रहने के लिए कहा गया और भी कई तरीके से इन्हें सप्रेस किया गया। तो आपको लगता है कि ठीक है, शिक्षा में और रोजगार में रिजर्वेशन जो है वह होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज को आप जस्टिफाई मान लेते हैं, जबकि इक्वालिटी नहीं है। तो बेसिकली इक्वालिटी के डायमेंशंस जो है वह कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए बस, ठीक है, क्लियर है। So देखो, so the reason we have many definitions is because the meaning of equality is dependent on the context. So इसका जो मीनिंग है किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस पे डिपेंड करेगा इसका मीनिंग। तो क्या एक मीनिंग हुआ इक्वालिटी का, नहीं हुआ है ना, एक से ज्यादा मीनिंग हो गया। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। और अब हम लास्ट बात करेंगे कि आखिर, बाकी देखो मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी है, आपको इसको पढ़ लेना है बच्चों। लास्ट हम देखेंगे व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सो फर्स्ट तो है, बाकी चैप्टर्स बड़े होंगे, खुश मत होना कि ये चैप्टर, इसमें केवल आपका इंट्रोडक्शन था, है ना। अभी भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको रीडिंग करने से मिलेंगी, कुछ एग्जाम्पल्स। सो लास्ट हमें देखना है कि आखिर हमें पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी है
उन स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के लिए, सिटीजन्स के लिए, ताकि सभी अवेयर हो सके। सो फर्स्ट है, देखो किसी पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह रेलेवेंट है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें जो आगे हम अपने पेशे के रूप में चुनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के रूप में फ्यूचर देखते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो उनके लिए रेलेवेंट है। सेकंड हम बात करें सिटीजन्स जो कि वोट देना चाहते हैं, वोट दे रहे हैं, उन सभी के लिए जो और डेमोक्रेसी और बाकी रिलेटेड इश्यूज़ है उसमें अवेयर करने के लिए, तो सिटीजन्स की अवेयरनेस के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए कि पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इन सभी के लिए क्या गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो एक उनके अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो फ्रीडम और इक्वालिटी और सेकुलरिज्म जैसे आइडियाज़ हैं, आप उसको कितना समझ पाते हैं, तो एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए जो है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, ये ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल्स। लिख लेंगे, इसको जरूर लिखिएगा कि पॉलिटिक्स जो है वो उससे मोर देन है जो राजनेता कर रहे हैं, ठीक है। एंड विजिलेंट सिटीजन्स आर मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर जागरूक नागरिक है, सिटीजन्स है, तो वो एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। लिखिए इसको, क्योंकि वह जागरूक होंगे, अपने लिए अधिकार मांगेंगे, डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, ठीक है। इन व्हाट वे इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस, आइडेंटिफाई 4 वे विच पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी यूजफुल टू अस। डू यू थिंक दैट आर गुड convincing argument can compel other to listen to you, ठीक है। एंड लास्ट है इसमें, डू यू थिंक स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। लिख लेंगे इसको, बताइए कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो डेफिनेशंस है वह आपको बिल्कुल मिल सकती है कि हाँ एक ही डेफिनेशंस है, लाइक अ ट्राइंगल, लाइक अ स्क्वायर। बट जब हम पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करेंगे तो इसके जो आइडियाज़ हैं वे डिपेंड करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट पर, और इसलिए पॉलिटिकल थ्योरीज या पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वे सेम नहीं हो सकते, उसकी डेफिनेशंस डिफरेंट होगी। तो ये रीज़न आप दीजिए। तो आज की क्लास में हमने बात की, फर्स्ट चैप्टर हमने देखा, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। कल हम बात करेंगे फ्रीडम पर, और कल से जो आपके लेक्चर्स होंगे वह थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े होंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी कि लेक्चर जो है बहुत लंबा ना जाए, आपके लिए स्टडी करने का जो पार्ट है वह मैं छोड़ूंगी कि आराम से आप उसकी रीडिंग जो है वह कर सके। सो व्हाट इज पॉलिटिक्स, है ना, हमें पढ़ना क्यों है पॉलिटिकल थ्योरी, और पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में हमने देखा, और वाई वी शुड रीड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरीज ऐसे वैल्यूज़, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल लाइफ में जो वैल्यूज़ है, जो प्रिंसिपल्स है हमारे चारों तरफ, क्या उनकी डेफिनेशन सही है। जैसे कि अगर कल हम फ्रीडम की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्रीडम क्या है और फिर क्यों है, इसके कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स उनके आइडियाज़ देखेंगे। तो बेसिकली सारा जो आपका ये बुक है वह इसी फेज में चलेगा, डेफिनेशन क्यों है और कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स, और हम इस तरीके से फ्रीडम को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि हम एक सिस्टमेटिक मैनर में किसी पर्टिकुलर जो आइडियाज़ हैं उसको हम समझ पाते हैं, ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या एग्जिस्टिंग जो मीनिंग है वह एटिकेट है। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो कर रहे हैं क्या वह पॉलिटिक्स है, या फिर जो पॉलिटिक्स है वह सही है, गलत है, ये सारी चीज़ें हमने देखा कि डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर काइंड ऑफ सोशल सर्विस मानते हैं, पब्लिक सर्विस मानते हैं, पर जो अदर है उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि फॉल्स प्रोमिसेस है, मैनिपुलेशंस है, क्राइम है, स्कैम है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या हम इसकी जो कन्फ्रंटेड जो इमेजेस देखते हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग इमेजेस हमारे सामने आती हैं, जैसे कि एक कहता है कि अनडिजायरेबल है, दूसरा कहता है कि नहीं वर्थवाइल है, बिकॉज ऑफ इससे एक अच्छा वर्ल्ड बनाया जा सकता है कलेक्टिवली डिसीजंस लेके। तो हमने देखा कि एक सिस्टम बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन, वह ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के लिए कलेक्टिवली जो डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसने हमें कॉइल ऑफ स्नैक की तरह जकड़ रखा है, लेकिन हमारे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, बस हम इससे रसल कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने देखा कि आज भी जो पॉलिटिकल थ्योरी है आज क्यों रेलेवेंट है, जबकि हमने फ्रीडम को पा लिया है, डेमोक्रेसी को पा लिया है, तो बिकॉज ऑफ नए डायमेंशंस, नए जो हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशंस, नई व्याख्याएं सामने आ रही हैं, और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम
फिर से इसका जो अध्ययन है वह करें। और जब हमने प्रैक्टिस की बात की, हमने देखा कि इक्वालिटी जो है उसके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर डिसेबल पर्सन है आप स्पेशल ट्रीटमेंट को जस्टिफाई मानते हैं, अगर सभी बराबर है तो आप सभी के लिए इक्वालिटी की डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है वह कोई एक नहीं होगी, ये डिपेंड करेगी कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है आखिर वह क्या है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और उसमें बात करेंगे हम फ्रीडम की। थैंक यू सो मच।